हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी भी आपकी चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही है तो तैयारी जम कर करें आप, क्योंकि जनवरी में तो आपका एग्ज़ाम ही है और दिसंबर तो चल ही रहा है, तो टाइम ज़्यादा आपके पास नहीं है। आज हम लगाएंगे इसमें जुलाई का पेपर जो आपका हुआ था, ऑफलाइन पेपर था। ये देखेंगे पेपर आपका कैसे आया हुआ था ईवीएस का, और उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, समझ के, क्योंकि आपको पेपर तो कहीं से भी मिल जाएगा। इसमें हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके पहले हमने अगस्त का पेपर लगाया, जो आपका अगस्त में पेपर हुआ था 2023 में, वो हमने लगाया। देखिएगा आप जुलाई का पेपर लगाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके अगस्त में बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं। सिलेबस बहुत चेंज हो गया। सिलेबस कुछ नहीं चेंज हुआ है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी चेंज होती है, ठीक है। तो जुलाई का पेपर आज हम लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है या कहीं से भी नहीं पढ़ा है आपने ईवीएस के एनसीईआरटी सीरीज़, तो पहले पढ़ के ही क्वेश्चंस लगाइएगा, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपका 1 घंटा ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, हम बताते चले जाएंगे तो कहाँ से क्या आया कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक। जब तक हम टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो पहले आप थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा। हमने भी एनसीईआरटी सीरीज़ कराई हुई है टॉपिक वाइज, आप वहाँ से भी देख सकते हो। साथ में पीवाईक्यू भी लगवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम 2019 का पूरा सेट देखेंगे ईवीएस का, जो आपका पूछा गया है, ठीक है। आप देखिए, ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के बजाय अगर आप 10 सेट भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हो, लेकिन उसको 10 बार रिवीजन अगर कर लेते हो, तो वो आपको 20 सेट का काम करेगा। और अगर आप 100 मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें से 50 नहीं लगा पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो भी पढ़ो एकदम सॉलिड पढ़ो, ठीक है। 10 सेट लगाओ, बट उसको 10 बार रिवाइज करो, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जुलाई का पेपर लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने पहले एनसीईआरटी सीरीज़ नहीं देखी है मेरी, तो यहाँ आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। हमने मैराथन क्लास 1 कराई हुई है, ओनली 2 घंटे की, आप देख सकते हो। ओनली 2 घंटा लगेगा, ठीक है। देखने के बाद अगर लगाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ये जुलाई का आपका पेपर है, तो सारे क्वेश्चंस आपके जुलाई में ही पूछे गए हैं, ठीक है। क्लास आप डेली शाम को 5 बजे देखिए, जिससे आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट को लिखा जाएगा, ठीक है। जो भी आपके विचार होंगे, डाउट होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन देखिए, पहले आपका ये पेडागोजी का स्टार्ट है, उसके बाद हमारा कंटेंट का रहेगा। जो आपका पूछा गया वही सेट उसी लाइन से है, ठीक है। तो ये नहीं कि पहले का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो ईवीएस कैसा पेपर है। ईवीएस बहुत ईजी है, आपको डरना नहीं है, बस एकदम ईजी वे से समझना है क्वेश्चन से क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पेडागोजी तो और ईजी होती है, ठीक है। ईवीएस में तो बहुत क्वेश्चंस पेडागोजी के रिपीट होते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं तो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारणों को सही चुनिए। हमें ये बताना है कि जो अब कुएं हैं हमारे, वो सूख रहे हैं, ठीक है। बड़े हमारे हमसे जो बड़े हैं वो लोग कहते होंगे कि 25 से 30 साल पहले देखिए काफ़ी कुआं वगैरह था, लोग पानी उसी से भी लेते थे। अब लेकिन देखिए, कहीं कुआं दिखता है आपको? नदी झील वगैरह कहीं दिखती है? नहीं दिखती, बहुत कम दिखती है ना। तो इसका कारण बस आपको बताना है। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ये 3 ऑप्शन इसमें से राइट होगा, 1 गलत होगा, ठीक है। आपको इसमें से 3 सही करना है। पहला है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बिल्कुल, देखिए आपको झील और तालाब बहुत कम दिखते होंगे, आप जहाँ भी होंगे झील और तालाब बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। ये तो सही बात है पहला। दूसरा कह रहा है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन जब कोल तार सीमेंट से ढक गई है। ये भी सही बात है। पेड़ों, कुओं को देखो, आपने देखा होगा पेड़ वगैरह जो हैं उसके किनारे किनारे साइड साइड में देखिए सीमेंट वगैरह से ढक दी जाती है, ठीक। तो ये बात भी ठीक है। तीसरा कह रहा है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं। ये कोई बात नहीं है, जब कुआं होगा तब ना उपयोग करोगे आप, तो ये कोई बात नहीं है, हमें रीज़न बताना है, तो तीसरा नहीं होगा आपका। चौथा कह रहा है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। ये भी ठीक बात है, चौथा भी आपका ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो जिसमें तीसरा होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा इसमें ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बचा कौन सा? सी ऑप्शन बचा, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके
डाउट को लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में कल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। ये क्वेश्चन आपसे हर बार रिपीट होते हैं पेडागोजी में। आप प्रीवियस ईयर सेट उठा के देखिएगा, अगर आपने 5 सेट भी लगाए होंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में कल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में नहीं रखा गया है, क्यों। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, यह रहेगा यहाँ पे, यह नहीं रहेगा। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। चौथा कह रहा है सीबीएसई ने पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। देखिए ये कोई बात नहीं है, सीबीएसई ने निर्धारित किया है तो आप मान लोगे, ये तो कोई बात नहीं है। दूसरा कह रहा है यह शिक्षण अधिगम की अच्छी युक्ति है, ये भी ठीक नहीं है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए, ऐसा नहीं है। जो पर्यावरण की कल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में रखा गया है, इसलिए देखिए अगर आपने एनसीईआरटी सीरीज पढ़ी होगी, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। समग्र रूप में देखते हैं मीन्स जब बच्चे को देखो ईवीएस पढ़ाया जाता है तो उसमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों इंक्लूड होता है। फिलहाल अभी अपने सीटेट की तैयारी आप कर रहे हो, आपने अगर एनसीईआरटी सीरीज पढ़ी होगी तो हमने उसमें क्या गांधी जी के बारे में पढ़ा था, दांडी यात्रा पढ़ी थी, तो आप तो समझो कि ये हिस्ट्री का भाग है, बट हम पढ़ रहे हैं किस में, ईवीएस में पढ़ रहे हैं ना, तो उसको अलग तो नहीं किया गया ना, है तो वो सामाजिक विज्ञान का टॉपिक, बट हम उसको पढ़ रहे हैं ईवीएस में। तो ईवीएस की हम एनसीईआरटी सीरीज पढ़ते हैं ना, प्राइमरी का ही तो पेपर है, तो उसको अलग नहीं किया गया है कि ईवीएस को विज्ञान का कोई भी, अगर हम गाड़ी मोटर वगैरह ईवीएस में पढ़ते हैं, आप ईवीएस में हम पढ़ते हैं प्राइमरी लेवल पे, उसको अलग से विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं बनाया गया, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो ऐसा नहीं देखेगा। छोटा बच्चा आपके घर में होगा तो वो नहीं कहता होगा, अगर मोटर गाड़ी देख रहा होगा तो वो नहीं कह रहा होगा कि ये विज्ञान का विषय है, हरे गाड़ी हरे गाड़ी, हाँ ये तो विज्ञान का टॉपिक है। और दांडी यात्रा भी पढ़ा उसने, या पेड़ पौधे देखा उसने, तो ये नहीं कहेगा ये ईवीएस का भाग है, ये सामाजिक विज्ञान का भाग है, ठीक है। वो समझेगा ये सारा हमारा इन्वायरमेंट का ही भाग है, ठीक है। वो समग्र रूप से पूरे इन्वायरमेंट को देखता है, इसीलिए जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन में ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चंस बना हुआ है, यहाँ कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में कल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया, नहीं वर्ड नहीं रहेगा, रखा गया है, क्यों ये हमें बताना है, ठीक है। इसीलिए रखा गया है क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट को समग्र रूप से देखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा है नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। ये सेम क्वेश्चन शायद आपका अगस्त में बना हुआ है, अगर आपने इसके पहले वाली क्लास देखी होगी तो ये शायद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। 1 नंबर आपका प्रीवियस ईयर से मिला कि नहीं मिला, 1 ही नंबर नहीं, आपको 10 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी सीरीज पढ़ेंगे तो आपका नंबर पूरा कवर हो जाएगा, आप 25 नंबर तो मैक्सिमम मिनिमम ला ही सकते हैं। किसे कहते हैं आप बताओ। पहला दे रखा है अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। रेत के टीले किसे कहा जाता है? अबू धाबी को कहा जाता है ना, अबू धाबी को रेत के टीले कहा जाता है, वहाँ रेगिस्तानी एरिया है। अबू धाबी में सिक्का कौन सा चलता है, करेंसी कौन सी चलती है, दिरहम चलती है, ये भी आपको पता होगा। वहाँ की खजूर बहुत फेमस है, वहाँ पानी से भी सस्ता आपका पेट्रोल मिलता है क्योंकि पेट्रोल वहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक। ये सारे कुछ पॉइंट हैं अबू धाबी के बारे में। यहाँ तो एकदम से इजी था, नहीं तो आपको 4th ऑप्शंस बना देता, उसमें से आपको छांटना होता कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। आप पर्यावरण में अध्ययन में अभी आपने 6 थीम पढ़ी होगी, तो उप विषय के स्थान पर थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है, ये पूछ रहा है हमसे। पहला कह रहा है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ विकसित करने के लिए उप विषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। बच्चों की परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। देखिए पाठों को कम करने के लिए ये कोई बात है,
बोध में वृद्धि करने के लिए, ये भी नहीं। आप इसी वजह से थीम को रखे हैं ताकि परिवेशीय बोध में वृद्धि की जा सके? नहीं, पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े संबंध विकसित करने के लिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा भी नहीं होगा। उप विषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, इसलिए नहीं, क्योंकि बच्चा तो थीम जो है ना, उसी में पूरा जो चीज़ होता है बच्चा वो पूरा समग्र रूप से देखता है अपने इन्वायरमेंट को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? आपको यहाँ बताना है। अगर आपको 6 थीम याद होगी तो आप यहाँ उप थीम बता देंगे, ठीक। जो आपको देखो एकदम डायरेक्ट पूछ रहा है, जो 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो इसमें से 3 आपकी थीम है और एक उप थीम है, तो वही आपको बतानी है कि कौन सी थीम नहीं है, ठीक है। आपको थीम तो याद ही होगी, एकदम इजी है। 6 थीम होती है, हमने आपको बाकायदा फिगर लगा के बताया हुआ था 6 थीम आपकी कैसे होती है, क्या होती है। पहला, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। काम और खेल, भोजन। जल्दी आंसर करें इसका। देखिए ये भी आपकी आवास, ये थीम है, ये भी थीम है। काम और खेल ये आपकी उप थीम है, ठीक है। हमसे पूछा था कौन सी थीम नहीं है, ठीक है। तो भोजन भी आपकी थीम है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए 6 थीम हमने पढ़ी हुई थी। पहले आपको परिवार चाहिए, फिर भोजन भी चाहिए, ठीक है, पानी भी चाहिए, उसके बाद रहने के लिए जगह भी चाहिए, फिर आप जब घर में रहने लग जाओगे तो आपको यात्रा करने के लिए भी चाहिए, फिर जो चीज़ें आप करते हो कुछ जॉब वगैरह भी तो चाहिए। तो ये आपकी 6 थीम होती है। काम और खेल ये आपकी उप थीम है। अगर आपको उप थीम नहीं याद है, थीम याद है, तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। बताना है कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में कौन सा सच है। पहला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के संदर्भ से होता है, ठीक बात है। दूसरा कह रहा है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रिपीट ऑप्शंस दे रखा है। चौथा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। बताएं, इसको हमने आपको बताया हुआ है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन के विषय में कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन हम कैसे पढ़ते हैं, ये हमने आपको बताया है। आंसर करें जल्दी से, कौन सा आंसर होगा इसका। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि कक्षा 1 और 2 में हम ईवीएस को जो है अलग से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अलग से कोई बुक नहीं होती। हम सीटेट के लिए भी एनसीईआरटी सीरीज़ पढ़ते हैं, तो 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक। क्लास 1st और 2nd में आपकी ईवीएस भाषा और गणित के माध्यम से सिखाई जाती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। देखिए इसमें से आपका एक ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत है, जल्दी आंसर करें आप। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। बच्चों के ज्ञान को आपको शिक्षक के ज्ञान से नहीं जोड़ना है। बच्चों के ज्ञान को खुद के ज्ञान से उसके जोड़ना पड़ेगा। अब शिक्षकों के ज्ञान से कैसे जोड़ोगे, ये कोई बात नहीं है। दूसरा गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, ये बात भी ठीक है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। एनसीईआरटी 2005 भी कहता है कि बच्चों के ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से, स्थानीय ज्ञान, बच्चे के परिवेश, स्थानीय ज्ञान मीन्स क्या हो जाएगा, बच्चों के परिवेश से जो लेकर आता है उसको विद्यालय के ज्ञान से हम संबंधित करेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात आपकी गलत है। तो इसमें 1st, 3rd और 4th, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
कमेंट करके आप बताएंगे कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ 30 में से, ठीक है। खासकर वो लोग बताएंगे जो एनसीईआरटी सीरीज़ मेरी देखे हैं, उसके बाद उनका नंबर कितना आ रहा है हमें ज़रूर बताएंगे। देखिए आपने कितनी मेहनत की है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप भी तो हक बनता है ना आपका मेहनत करने का। कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली कौन सी युक्ति है पर्यावरण अध्ययन में? पहला कह रहा है पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियाँ। देखिए कहानियाँ गलत लिखा है, इसे आप सही कर लीजिएगा। किस्से कहानियाँ हम पढ़ रहे हैं, इतना समझ लीजिए काफ़ी है। चौथा ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। किस्से और कहानियाँ, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जो है जोड़ने की प्रभावशाली युक्ति आपकी किस्से कहानियाँ। देखिए ज़्यादातर ये किस्से कहानियाँ वाला, किस्से कहानियाँ ज़्यादातर इन्वायरमेंट में आपका देखा होगा आपने, अगर आप सेट लगाया होगा तो, जिसमें किस्से कहानियाँ या क्षेत्र भ्रमण विधि, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं, ठीक है। किस्से कहानियों के अकॉर्डिंग हम पर्यावरण अध्ययन आपकी एक प्रभावशाली युक्ति हो जाएगी। पाठ्य पुस्तक का पठन करके कोई प्रभावशाली युक्ति है? आप पाठ्य पढ़ेंगे, पुस्तक को पढ़ेंगे तो ये कोई प्रभावशाली नहीं है। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, अगर टीचर आपको व्याख्याएं ही देता रहेगा तो ये कोई प्रभावशाली विधि है? बताइए आप, युक्ति है? नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा निर्देशन मतलब कक्षा में निर्देश देना, ये भी कोई प्रभावशाली युक्ति है? नहीं है ना। तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपका सी है, सॉरी डी है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच नहीं है? कौन सा सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। आपसे पूछा नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, और क्योंकि एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी से सोचते हैं करें, टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि पैसेज में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश में आपकी 15-15 नंबर का पैसेज आएगा, टोटल 30 नंबर वही ले जाता है। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? सच नहीं है पढ़िएगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सच है और ये पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बिल्कुल, ये तो पहला ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा और 1 नंबर आपको चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें कह रहा था कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? तीसरा ऑप्शन नहीं है ना, पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, ये नहीं है, ठीक। किसी सब्जेक्ट की आप पेडागोजी पढ़ेंगे उसमें भी अगर दिया रहेगा कि वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही होगा। इसमें देखिए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी बात ठीक है। चौथा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल एकीकृत है। आप ईवीएस में जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो ना, ईवीएस में एकीकृत है ना, तभी तो एकीकृत है, इसीलिए चौथा भी सही हो जाएगा आपका। तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा, तो गलत ही पूछ रहा है तो इसलिए गलत वाला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है, ये तो अच्छी विधि है, तो क्या उद्देश्य है उसका? टीचर जो है कोई भी क्रियाकलाप कराता है उसको कराने के बाद क्वेश्चनिंग करता है बच्चों से, ये तो अच्छा मेथड है ना। हम आपको पढ़ाएंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उसका आंसर दोगे, नहीं दे पाओगे तो हम उसको बताएंगे, ये मेथड तो अच्छा है। तो ये जो क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, ये आपको बताना है, ठीक। क्वेश्चन आपको समझ में आया? जब तक आपको क्वेश्चन ढंग से नहीं समझ में आएगा आप आंसर भी नहीं दे सकते, ठीक, ये बात तो आप समझ रहे हो। पहला ऑप्शन है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, ठीक बात है। प्रक्रिया कौशल में क्या आता है? आप बच्चों का आकलन करो, प्रयोग करो, अवलोकन करो, ठीक है, ये होती है आपकी प्रक्रिया कौशल, इंपॉर्टेंट होती है, तो पहला आपका सही है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये बात भी ठीक है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये बात भी ठीक है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद नहीं करना, आपको अलग अलग, विभेद में अलगाव हो जाएगा, तो आप बच्चों को उनकी गति के आधार पर, मीन्स ये हो जाएगा कि जो बच्चा जल्दी सीखता है उसको आप अलग अलग करेंगे ना, विभेद हो जा रहा है, और जो धीमे सीखता है उसको अलग, तो अलगाव नहीं करना है आपको। समावेशी शिक्षा यही आपकी कहती है, अगर आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा तो सब कुछ साथ में लेके चलना है ना, अलगाव तो करना ही नहीं है किसी ऑप्शंस में। जरूरी नहीं है आप ईवीएस में पढ़ रहे हो, 5 सब्जेक्ट, आप 5 सब्जेक्ट होता है ईवीएस में, फर्स्ट पेपर आप देने जाओगे, कहीं भी अगर अलगाव आ रहा है तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक।
तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है आपका, ए बी सी सही है, डी ऑप्शन आपका गलत है, तो जिसमें ए बी सी तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर तो आप कर ही सकते हो इतना, जब हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आप तो इतना कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? आंसर करें जल्दी से, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ा करें तब तक आप जल्दी से इसको पढ़ के आंसर दे दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि मेरा आंसर इतना सही हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, कम नंबर आ रहा है, आप और मेहनत करेंगे। ठीक है, अच्छा नंबर आ रहा है तो ये अंदर आपको आएगा कि मैंने ये पढ़ा, मेरा इतना सही हो रहा है। ठीक है, अगर आपके 25-20 यहाँ सही हो रहे हैं तो पेपर में भी आपके सही होंगे, 2-3 नंबर आपके कम हो जाएंगे, बाकी नंबर आपके बनेंगे। तो जो चीज़ आपको पेपर में करनी है आप घर पे ही प्रैक्टिस कर लो 10 बार, अच्छा नंबर बन जाए। क्या जाता है इसमें, कम घूमो कम, ठीक है, पढ़ो ज़्यादा। लेकिन पढ़ाई ज़्यादा कैसे हो पाएगी? ठीक, देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण क्या पूछा था, आंसर आपका आ गया होगा। देखिए हम देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेनी चाहिए। जो पर्यावरण अध्ययन आपका सब्जेक्ट है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अलावा भी अन्य चीज़ों से मदद लेनी चाहिए। क्यों मदद लेनी चाहिए? आप अगर कोचिंग ज्वाइन किए होंगे, पाठ्य पुस्तक आपके पास पुस्तक होगी, उससे भी पढ़ रहे होंगे सीटेट, उसके अलावा आप यूट्यूब से अलग टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक, आप हमसे पढ़ रहे हो, अलग से पढ़ रहे हो, तो इससे मदद लेनी चाहिए। क्यों मदद लेनी चाहिए, यही आपको बताना है। क्वेश्चन को देखिए, अपने खुद से रिलेट करके देखिए करिए, तब आंसर तक आप बहुत अच्छी तरीके से पहुंच जाओगे। और ऑप्शंस में आपको बच्चों को कहीं गलत नहीं करना है। ठीक है, ये एक तरह की ट्रिक है, इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे सही हो जाएंगे। आपको बच्चों को कहीं गलत नहीं करना है। ठीक, आप गलत हो जाओ, आप टीचर हो, आप गलत हो सकते हो, बट बच्चा कहीं नहीं गलत हो सकता। ठीक, पहला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी सब्जेक्ट हो, पर्यावरण अध्ययन ही नहीं, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत है, और कोई चीज़ आप सोर्स में नहीं ले सकते और कोई चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। तो ये बात तो ठीक है। दूसरा कह रहा है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। ठीक बात है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोगामक कौशल का विकास करेगा। देखिए बात तो सब ठीक है, एकदम कोई नहीं गलत है, बट इसमें से आपको 3 ही सही करना है, क्योंकि ऑप्शंस में 3 ही बताना है, एक इसमें से गलत है। तो कौन सा गलत होगा? डी वाला ही हम गलत लग रहा है हमको। देखिए इसमें कह रहा है मनोगामक कौशल का विकास करना, एक ऑप्शन तो हमको गलत करना ही है ना, तो बाकी ये आपके ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी एकदम गलत नहीं है, बट 3 ऑप्शन आपके बेहतर हैं, तो ए बी सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, पढ़ो आप मेरे साथ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? आकलन के लिए कौन सा एक संकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और सम्मान के प्रति सरोकार, रट्टा मार जहाँ देखो तुरंत, ये गलत है। ठीक है, ये आकलन के लिए हिस्सा नहीं होना चाहिए। सहभागिता भी होनी चाहिए, प्रश्न पूछना भी होना चाहिए, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ये बात भी ठीक है। याद करना, रोट लर्निंग आपको कहीं नहीं करनी, जरूरी नहीं है आप ये ईवीएस में ही, आप सीडीपी पढ़ोगे जहाँ आपको रटना शब्द दिखा आप तुरंत उसको गलत करोगे। ठीक है, पेडागॉजी ऐसी है कि आपको हर सब्जेक्ट में 5-10 नंबर सेम मिल जाएंगे, 5 नंबर तो सेम मिल ही जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बस। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कह रहा पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, स्व आकलन क्या है ये आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा, ये तीनों आकलन पढ़ा होगा, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, CCE। चौथा तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तीनों में से आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा जो बच्चों का स्वयं, बच्चा जब खुद का आकलन करता है तो वो कौन सा आकलन होता है? आपने 3 आकलन पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था?
असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अबाउट लर्निंग। अबाउट लर्निंग भी कोई लर्निंग होती है, नहीं होती ना? बताइए जल्दी आंसर करिए, हम बताएं आपको। देखिए पहला कह रहा है सीखने के समान आकलन, पहला ही आपका राइट आंसर होगा, ये है एज लर्निंग। ठीक, असेसमेंट एज लर्निंग। एज मीन्स क्या होता है? खुद, जब बच्चा खुद का आकलन करता है। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, कोई भी टॉपिक आप घर पे पढ़ते हो, कोई नहीं है तो जब कोई टॉपिक याद हो जाता है तो पहले लोग क्या करते थे, बुक को पलट लेते थे, उसके बाद खुद पढ़ते थे उसको। तो खुद का आकलन, स्व आकलन यही है आपका। सीखने का आकलन ये तो आपका का आकलन है, ये जैसे आपका ईयरली एग्जाम हो गया, योगात्मक आकलन है ना, ये समेटिव असेसमेंट है। ये सीखने के लिए आकलन, ये आपका रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो क्लास में ही हो जाता है, समूह में हो जाता है। आप समूह में सीखते हो, जब क्लास में आप सीख रहे हो, नहीं आ रहा आप क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक, ये सीखने के लिए आकलन है, ये सीखने का आकलन है, सीखने के समान आकलन है। आपसे स्व आकलन पूछा था, इसलिए पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये कह रहा है एक शिक्षक, ये क्वेश्चन आपका देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनका प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, बनता है नहीं बनाता है रहेगा, ठीक है, क्यों बनाता है। एक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ठीक बात है। यह बच्चों की, या नहीं रहेगा यहाँ पे, यह रहेगा, ठीक है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम का एक महत्वपूर्ण युक्ति है। देखिए इसमें दो ही ऑप्शंस आपके राइट आंसर हो गए, आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि कितने ऑप्शंस राइट आंसर होंगे, ठीक है। तो इसमें से दो ही तो आपको सही होना है, 4 आप दिए गए हैं, इसमें से 2 गलत है, तो 2 देखिए कौन सा सही है। सहपाठी अधिगम जो है ये समर्थन करता है, बिल्कुल सही बात है ये। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया में भी सुधार करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है बिना बोझ के, ये बात गलत है। अनुशासन, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए जो है आप समूह बनाएंगे, उससे तो और हो सकता है कि शोर हो जाए, ज़्यादा बच्चे होंगे समूह बनाएंगे तो हो सकता है शोर हो जाए ना, तो ये अनुशासन नहीं, ये 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ए और बी आपका राइट आंसर है, तो ए और बी केवल 4th ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण के उद्देश्य आपने पढ़े होंगे पेडागोजी वाली क्लास में, इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। नहीं वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास। नहीं वर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो ना तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें नहीं वर्ड हम ध्यान ही नहीं देते, बस देखते हैं कौन सा पर्यावरण का उद्देश्य। जल्दी से देखेंगे, पर्यावरण का उद्देश्य है, बस राइट आंसर लगाओ। तो नहीं वर्ड आपको जरूर फोकस करना है, ठीक है। कह रहा परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आप परिभाषा वर्ड देख के ही ये बता सकते हो, ठीक है। परिभाषा, रट्टा मार एजुकेशन, ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है। रट्टा लर्निंग, रोट लर्निंग, हम ये सब नहीं करनी हमें, इसलिए तीसरा आपका गलत हो जाएगा। हमसे पूछा था कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो यही तीसरा नहीं है, तो तीसरा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पहला कह रहा है परिवेशीय मुद्दा पर जागरूकता का विकास करेंगे, ये बात भी ठीक है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये बात तो और ठीक है। चौथा कह रहा है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ठीक, तो ये सारी बातें ठीक है। कौन सा उद्देश्य नहीं है, यही हमसे पूछा हुआ था, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, पढ़िएगा इसको। कह रहा पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। चित्र पढ़ने के द्वारा कौन सा आकलन बच्चों में हो सकता है, यह आपको बताना है। अवलोकन और अभिलेखन, ये भी होगा। अभिव्यक्ति भी हो सकती है, होगी अभिव्यक्ति ना, होगी कि नहीं होगी। विश्लेषण, चित्र पढ़ के आप विश्लेषण भी तो कर सकते हो ना, प्रयोग नहीं कर सकते हो आप। चित्र पढ़ने में आप कहीं प्रयोग कर रहे हो, बताओ,
नहीं कर रहे हो ना। आपको बताना यही था चित्र पढ़ने में कौन सा आकलन होगा। आप तो कर नहीं रही हो तो प्रयोग कहाँ कर रहे हो, प्रयोग थोड़ा ना करोगे चित्र पढ़ने में आप। तो तीसरा ही नहीं होगा आपका, बाकी ABC होगा। तो ABC आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, ये प्रयोग करना नहीं होगा। चित्र पढ़ने में आप प्रयोग कहाँ कर रहे हो, पढ़ रहे हो ना उसको। प्रयोग करना क्या होता है, एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना कर रहे हो आप कोई। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर तो आ ही जाना चाहिए आप लोग को। देखो, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। पहला अवलोकन, जांच सूची, सत्रीय कार्य, लिखित प्रश्न। रेटिंग स्केल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जिससे आप अवगत हैं, जैसे किसी ऐप को आप रेटिंग देते हो, हम भी पढ़ा रहे हैं सीटेट आपको, तो आप हमें रेटिंग दे सकते हो। कैसे रेटिंग दोगे, जांच सूची करोगे ना, सत्रीय कार्य कोई करवाओगे या लिखित हमसे प्रश्न पूछोगे। आप अवलोकन हमारा करोगे ना, अवलोकन करके ही तो बताओगे, हमें रेटिंग दोगे, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं। तो हमारा आप अवलोकन करोगे ना, तभी तो रेटिंग स्केल दोगे। तो अवलोकन के अकॉर्डिंग हम जो है रेटिंग स्केल देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए झूम खेती से आया है क्वेश्चन। झूम खेती में अपनी, देखो गलत, अपनी नहीं रहेगा, अपनाई रहेगा। ठीक है, अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसमें आपको ढूंढना है। ठीक है, देखिए डरना नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपने झूम खेती पढ़ी होगी तो आंसर भी आपका आ गया होगा। जल्दी आंसर करें आप, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आप आंसर करें तो उसके बाद हमें बताएंगे कमेंट करके कि आपका सही कितना हुआ है। ठीक है, हम जो पढ़ाए हैं, सीरीज़ कराए हैं, आपको हेल्प मिली है कि नहीं मिली है। अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी तो ज़रूर हेल्प मिली होगी आपको। देखिए पहला कह रहा है, एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपने ये पढ़ा है ना, एकदम सही बात है। पहला आपका सही है, तो ऑप्शंस में आप चले जाओ, जिसमें पहला होगा वो बात सही होगी। तो B C ये गलत हो जाएगा, D भी सही हो जाएगा। हमें सही कथन बताना है, तो A तो आपका सही है, और इसमें कह रहा है B और C सही है, इसमें कह रहा है केवल D सही है। अब 2 ऑप्शन तो आपका होने से रहा, अब 2 बचा हुआ है, दूसरे और तीसरे में से ही कोई सही होगा। ठीक, देखिए एलिमिनेट करके अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए अब आपका केवल A या तो सही होगा या D सही होगा, B और C आपका तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन है ही नहीं। A आपका पक्का पता है कि सही है। ठीक है, ऐसे भी आप आंसर तक जा सकते हो, इजी तरीका होता है ये। अगर आपको नहीं आ रहा कोई ऑप्शंस, अगर आपको B और C नहीं यहाँ पे आ रहा होगा ना, तभी आप आंसर तक जा सकते हो। अगर आपको D आ रहा होगा तो B कह रहा है, इस जगह जब बांस या खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। देखिए उखाड़ कर नहीं जलाया जाता, जब खरपतवार उसमें उग जाते हैं तो उसको जला दिया जाता है, बस उखाड़ कर लगा दिया गया है, इसी वजह से दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। देखिए प्राप्त राख को खाद की तरह अलग से हम काम में नहीं लाते, इसीलिए उसको जलाया ही जाता है। पहले आप खेत को कुछ साल के लिए ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद उसमें जब कुछ साल तक उसमें फसल लगाएंगे नहीं तो कुछ पौधे तो उसमें आएंगे, ये तो आपको पता है। जब उसमें कुछ पौधे आ जाएंगे तो आप उसको उखाड़ कर नहीं जलाओगे, उसको वैसे ही जला दोगे। तो वो जो राख होती है, जलाया ही इसीलिए जाता है कि जो राख होती है वो खाद के काम में आ जाती है। देखो उसको अलग से खाद के काम में नहीं लाया जाता, इसीलिए आपका तीसरी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। D कह रहा है कि जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। गहरा नहीं जोता जाता, आपने पढ़ा होगा अगर मेरी सीरीज NCERT की, तो आपका आंसर भी आ गया होगा अब तक, एकदम इजी है। गहरा नहीं खोदा जाता, ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड हमने साथ में बताया था कि उसे गहरा नहीं खोदा जाता, उसे ऊपर से हल्का हल्का खोदा जाता है। ठीक, इसलिए D भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है, केवल पहला ऑप्शन, केवल A आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें इसको। देखिए घर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ठीक है, यह घर 2 मंजिले हैं, 2 मंजिले से आप जा सकते हो लद्दाख पे, अगर आपने घर वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं। अब देखिए समतल से आप एलिमिनेट कर सकते हो सभी घरों की समतल, क्योंकि असम में तो ढालू बनाए जाते हैं छत। ठीक है, बारिश वहाँ बहुत ज़्यादा होती है पानी को स्टोर करने के लिए।
तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र के नीचे दिए गए प्रदेश का कौन सा भाग है? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, आपने पढ़ा होगा घरों की छतें जो है 2 मंजिलें होती हैं, नीचे जो है उसके पशु रहते हैं और वो तो ऊपर रहते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वो लोग भी नीचे आ जाते हैं। ठीक बात है। और मोटी दीवारें होती हैं। कहाँ पढ़ा था आपने? लद्दाख में पढ़ा था। लद्दाख आपका कहाँ जाएगा? जम्मू और कश्मीर में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक बात है। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कह रहा है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपको मिल रहा होगा जो आपने नहीं पढ़ा हो, देखिए हर सेट में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप 30 में से 30 आपको आता होगा, लेकिन ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि आपका 25 प्लस ज़रूर आपने पढ़ा होगा। 2-3 क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, हर सेट आप लगाओगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। ये बात भी आपने पढ़ी हुई है, एकदम टॉपिक पढ़ा हुआ है, हमने फिगर लगा के साफ में आपको समझाया हुआ है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। जो रात में जागते हैं, कौन रात में जागता है? आप रात में जागते हो? नहीं जागते हो, आप रात भर सोते रहते हो। तो आपको चीज़ें जो है कलर, हर कलर आप देख पाते हो ना, लेकिन जो रात में जगता है, रात में कौन जगता है? जैसे हमने उल्लू बताया हुआ था, उल्लू जो है आपका रात में जगता है, इसलिए उसको कलर, हर चीज़ कौन से कलर में दिखती है? आंसर करो जल्दी से। हरा और पीला, नारंगी और लाल, बैगनी और नीला, काला और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट। याद आया आपको? उल्लू के बारे में आपने पढ़ा हुआ था। उल्लू रात में जगता है, इसलिए उसको हर चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में दिखती हैं। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ये कह रहा है केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। जो केचुआ होता है इसको किसानों का मित्र कहा जाता है, कारण क्या है आपको बताना है। देखिए, इसमें से आपका 3 ऑप्शन सही होगा, एक गलत होगा। कह रहा है केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केचुए इतने बड़े नहीं होते कि वो खरपतवार खा जाएंगे। ठीक है, कह रहा है केचुए खेत को छिद्र युक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की होती है। ठीक बात। केचुए द्वारा बनाए गए छिद्र से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। देखिए, ये सारी विशेषताएं ठीक है, पहली ठीक है, ये सी वाला भी ठीक है, डी वाला भी ठीक है। हमसे सही कारण बताना था। डी बी वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि केचुए तो छोटे होते हैं ना, खरपतवार कहाँ खा पाएंगे, वो खरपतवार नहीं खा पाते, इसलिए बी वाला गलत हो जाएगा। ए सी डी आपका राइट आंसर होगा। ए सी डी, सी डी ए, ये दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक बात। देखिए, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। केचुए जो होते हैं वो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, इनके मल से जो है उनकी ज़मीन जो है किसानों की वो उपजाऊ बनती है। ठीक, इसीलिए केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुए खेत को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिससे ज़मीन हल्की हो जाती है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेद से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ये है आपका जुलाई 2019 का तो क्वेश्चन है ही। कह रहा आदिवासी, देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है अगस्त अभी हमने किया था, अगस्त का जो 2023 का ऑफलाइन पेपर हुआ था वहाँ भी ब्रॉन्ज से पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है, यह तांबे और जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है, यह तांबे और टिन का मिश्रण है, एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। ब्रॉन्ज इज इक्वल टू हमने बताया था आपको सीटी, बॉयज़ ने गर्ल्स को सीटी मारी, फिर गर्ल्स ने उसको थप्पड़ चपका दिया। क्यों? ये याद करने का तरीका है। बी फॉर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा होता है। सी फॉर कॉपर, टी फॉर टिन। तो ब्रॉन्ज किसका मिश्रण हुआ? कॉपर और टिन का। कॉपर और टिन किस में है? जल्दी बताएं। आंसर करें जल्दी, हमने तो आंसर बता ही दिया आपको। क्या ही बताना है इसमें? तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ना, या तांबे और टिन का मिश्रण है।
कॉपर देखिए हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ कॉपर नहीं तांबा लिखा हुआ था, इसी वजह से हमने नहीं बताया कि आप देखें आंसर सही कर पाते हो कि नहीं। कॉपर को तांबा बोलते हैं, ठीक है, कॉपर और T14 हो जाएगा। तो ब्रांज, जैसे आपने कांसा को पढ़ा ना, कांसा को ब्रांज बोलते हैं, इसी तरह कॉपर को तांबा भी कहते हैं, ठीक है, तांबा को ही इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। B=CT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा नारियल, देखिए भोजन से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहा नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। आंसर आ गया आपका कि नहीं? अगर आपने सीरीज देखी होगी तो आपका आंसर तुरंत आया होगा, हमने आपको यहाँ पे बताया भी हुआ था। उबला हुआ टैपियोका मीन्स क्या होता है? साबूदाना। कहाँ खाया जाता है? टैपियोका। कॉफ और कहाँ जाएगा? काफ और केरल, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए उबला हुआ टैपियोका नारियल डली हुई करी के साथ खाया जाता है, ये केरल का फेमस भोजन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ये कह रहा निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए, उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। दिवाली, गुरु नानक जन्मदिवस और रक्षाबंधन। अब ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ी होगी सीरीज में, क्योंकि हमने आपको बताया 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे। ये चीज़ तो आपको, अपने अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें तो पता ही होगी। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर पर है। मैप अगर आपको याद होगा तो आपको आंसर आ गया होगा। अगर आप मैप नहीं लिए हैं तो प्लीज़ एक मैप ज़रूर लें, या तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर वॉलपेपर लगा सकते हो, जहाँ पढ़ते हो आप वहाँ वॉलपेपर लगा सकते हो, ठीक है। जहाँ आपका दिन रात रहना है वहाँ लगा सकते हो, ताकि आप उसको बार बार देखो, आपके दिमाग में सेट हो जाए कि कौन सा अरेबियन सी के पास पड़ता है, कौन सा बे ऑफ बंगाल के पास राज्य पड़ता है। अगर आपको इतना पता होगा तो आपका आंसर आ गया होगा। देखिए हमें बताना है अरब सागर पर कौन सा राज्य है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। उड़ीसा तो आपका अरेबियन सी के पास नहीं, ये बे ऑफ बंगाल के पास जाएगा। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ये भी नहीं होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश तो आपका बे ऑफ बंगाल के पास है, अरब सागर के पास पूछ रहा है, ठीक है, अरेबियन सी के पास पूछ रहा है। कर्नाटक, केरल, गुजरात। देखो इसको हम मैप से बताएंगे, चौथा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, फिर भी हम देख लेंगे। ये आपका मैप है, देखिए हमें अरेबियन सी के पास पूछा हुआ था, ये आपका अरेबियन सी है, अरब सागर समुद्र तट है, ये बे ऑफ बंगाल है। ये चीज़ें आपको ज़्यादा पता होनी चाहिए कि इधर वाले राज्य और इधर वाले राज्य कि देखिए वेस्ट बंगाल देखिए आपका बे ऑफ बंगाल के पास है, इसलिए नहीं होगा। उड़ीसा भी आपका बे ऑफ बंगाल के पास है, आंध्र प्रदेश भी आपका बे ऑफ बंगाल के पास है। हमसे पूछा था अरेबियन सी के पास, तो अरेबियन सी के पास आपका क्या है? कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, गुजरात है, ठीक, महाराष्ट्र है। तो इसी में से अगर कोई होगा तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? कर्नाटक, केरल, गुजरात। देखिए ये कर्नाटक, केरल, गुजरात कहाँ कहाँ पे है देख लेंगे हम। हमसे पूछा था अरेबियन सी के समुद्र तट पर, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया आपका, गुजरात हो गया, ठीक। तो ये आपका अरेबियन सी के पास तो आ रहा है, ये आपका अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी के पास ही आ रहा है। तो यही पूछा था कि समुद्र तट के किनारे कौन कौन से राज्य हैं आपके, तो यही होंगे। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बे ऑफ बंगाल के पास कौन से? 3 ऑप्शन यहाँ दे देगा, 3 इधर से उठा देगा, 1 इधर से दे देगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से राइट आंसर हुआ था? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 का 26 देखेंगे, 4 ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे। कह रहा हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। देखिए दोबारा अगेन मैप से 2 क्वेश्चन हो गए ना आपके मैप से आपको डरना नहीं है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में। आंसर इसका उड़ीसा के उत्तर में आएगा। हम बता दें, हमको इसलिए मैप में पता है कि उड़ीसा कहाँ किधर है, आपको भी पता होगा तो आपका भी आंसर आ जाएगा इसी तरह से। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट क्या 2 सेकंड लगेगा बस। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। देखते हैं आपका झारखंड कहाँ स्थित है। ये आपका देखिए इसमें झारखंड कहाँ है?
ये है झारखंड। उड़ीसा कहाँ है? यहाँ है, ठीक है, उड़ीसा यहाँ पे है ना। तो झारखंड कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा है। उड़ीसा के उत्तर में जा रहा है ना। दिशाओं का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक। तो ये उड़ीसा है आपका, उड़ीसा के उत्तर में ऊपर की ओर है ना। तो झारखंड आपका कहाँ है? उड़ीसा के उत्तर में है। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, क्या निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? ये क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है, क्या नहीं प्राप्त होता या क्या एक से भिन्न है। ऐसे क्वेश्चन हर सेट में बने हुए हैं। पेट्रोलियम से क्या नहीं प्राप्त होता? मोम प्राप्त होती है, ग्रीस प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, कोयला नहीं प्राप्त होता आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ये देखिए रेलगाड़ी से प्रश्न है। कह रहा कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? आंसर करें जल्दी से। जिसने मेरी सीरीज़ देखी होगी उसका आंसर आ गया होगा, या ये टॉपिक भी पढ़ा होगा रेलगाड़ी का तो उसका आंसर आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे करवाया हुआ है। क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसी से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगवाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही तो ये भाग है 2019, तो ये हमने लगवाया हुआ है आपको। आंसर करो जल्दी से। देखिए हमसे क्या पूछा है? चाल पूछा है। तो चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी आपकी दी हुई है 1140 किलोमीटर। आंसर भी आपका किलोमीटर में आ रहा है, दूरी भी किलोमीटर में है, इसलिए ये हमें पता चल गया कि हमें इसमें 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले में रखना है, समय निकालना पड़ेगा बस आपको। इसमें बस समय अगर आप निकाल लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए गाड़ी जो है 30 जून 2019 को चल रही है और पहुँच कब रही है? अगले दिन ही पहुँच रही है। तो इसमें आपको कुछ ये भी नहीं ध्यान देना कि कौन सा मंथ 30 का है या 31 का है, क्योंकि अगले दिन ही पहुंच रही है। टाइम देखेंगे अब 9:45 से चल रही है और 7:15 पर पहुंच रही है। सपोज दैट आप 9:45 से चल रहे हो, 9:45 पर ही पहुंच रहे हो। इससे एक दिन में कितना घंटा होगा? 24 घंटा आपके पास हुआ टोटल। लेकिन अब जब आप 9:45 से चल रहे हो तो 9:45 पर ही पहुँचेंगे और ट्रेन जो है 7:15 पर ही पहुँच रही है। तो टाइम को हम माइनस करेंगे ना, ये पहले ही पहुंच रही है तो 9:45 को हम घटाएंगे 7:15, कितना टाइम आएगा? 45 में से 15 जाएगा आपका 30 मिनट आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, तो 2.5 घंटा आया आपका। आपने घटा लिया इतना ना। अब 24 में से हम 2.5 घंटा घटाएंगे, जल्दी घटाओ। 24 में से आप 2.5 घंटा घटाओ, 21.5 घंटा आया। अब देखो 21.5 घंटा को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। टोटल आपका आया 21.5 घंटा, 21 घंटा 30 मिनट आया, ठीक। हमने ये आपको बताया हुआ था कि मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है, क्योंकि हमें आंसर घंटे में लाना है। इसलिए मिनट को हम चेंज करने के लिए घंटे में बनाएंगे। इसको घंटे में बनाने के लिए 60 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो ये हम भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1/2 आया। 1/2 को जब हम 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10.5 आएगा। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 21.5। ये आपका टोटल टाइम आ गया। टाइम आ गया, अब आप फॉर्मूले में रख लें। टाइम कितना आया देख लीजिए, 21.5 आया है, ठीक है। तो चाल इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा आपका। दूरी कितनी है क्वेश्चन में देखो, जल्दी बताओ। दूरी आपकी 1140 है, समय कितना आया था? 21.5। अब इसको आप भाग करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा? 53 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ठीक है। 53 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। तो ये तरीका है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आया तो पहले आप जाइए रेलगाड़ी वाले क्लास पे, वहाँ हमने आपको बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। उम्मीद है वहाँ पे आपके ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ भी समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं समझ आया, एक बार दोबारा से वीडियो प्ले करके देखना, समझ में आ जाएगा। हमारे देश के एक जंगल के उस जंगल के आदिवासी को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? यहाँ आपको बताना है कि टिन है क्या।
वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है, वह भूमि का मात्रक जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है, वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल है, बट आंसर दोगे ना तो इसमें फंस जाओगे। लैंग्वेज का खेल किया है। ये देखिए, ये टॉपिक एक लाइन में एक टॉपिक था, ये हमने शायद आपको सीरीज में नहीं करवाया हुआ है, तो जो क्वेश्चन लगवा रहे होंगे वो आप टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। टिन क्या होता है? देखिए, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। देखिए, 1 टिन आप ऐसे नहीं कर सकते ना, क्या पता 1 टिन बीज उत्पन्न उससे हो ना हो, बारिश हो जाए, फसल खराब हो जाए, ठीक है, अच्छी पैदावार उसकी नहीं हो, तो ये 1 टिन बीज उत्पन्न करना इसको नहीं कह सकते हम। ये होगा वह भूमि जिस पर कोई किसान जो है 1 टिन बीज बोता है, वही आपकी 1 टिन होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सी हाँ आपका राइट आंसर होगा। ये मात्रक ये भी नहीं होगा, 100 इंटू 100 मीटर ये भी नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए, दिशा के बारे में अगर आपको ज्ञान होगा तो इसका आंसर आप कर लोगे। केवल दिशाओं के बारे में अगर आपको ज्ञान होगा, बस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि बड़ा है इसको छोड़ना नहीं है, बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी होगा वो चीज़ें। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करने में ये टाइम लग रहा है तो ये ठीक कैसे होगा? छोड़ने से थोड़ा ना ठीक होगा, इसको आप 2-3 बार बस प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी है। कह रहा आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। यहाँ तक तो कुछ कह ही नहीं रहा, बस आपको इतना कह रहा है कि आपका घर जो है वो एक्स पर है। देखिए, यहाँ पर घर वर्ड छूट गया है, नहीं कह रहा आप एक्स पर स्थित हैं, घर नहीं रहेगा, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर है, तो आपको वाई पर जाना होगा। ठीक है, कह रहा अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में। देखिए, हम साथ में लगाते चलेंगे, डरना नहीं है, लंबा नहीं है, यहाँ तो कुछ कह ही नहीं रहा, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, अतः से। देखिए, अतः से हम लगाएंगे। कह रहा है पहले आप, देखिए कह रहा है पहले आप ए पर जाते हैं, ए पर आपको जाने के लिए एक्स के ठीक उत्तर में, एक्स पहले आप एक्स पर हो जाओ, आप एक्स पर हो गए। ठीक है, अब आपको ए पर जाने के लिए कह रहा है, ए पर जाते हैं तो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। एक्स के ठीक उत्तर, एक्स का उत्तर कहाँ होगा? ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे तो आपका दक्षिण हो जाएगा ना, ऊपर ही उत्तर होगा, तो 30 मीटर आप उत्तर जाओ, एक्स के 30 मीटर आप उत्तर गए, 30 मीटर। तो यहाँ आप कहाँ पहुँचे? ए पर पहुँचे। ए भी कैसे बन रहा है? ए पर पहुँच गए। ठीक, साथ में आप रफ कॉपी लेके बैठिए, आप साथ में करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें देखिए क्या खिचड़ी बन रहा है। चलिए, आप ए पर पहुँच गए, बस समझ लीजिए, बस ए पर जाते हैं, यहाँ तक हम आ गए। फिर आप बी पर जाते हैं, बी पर जाने के लिए क्या करना होगा? ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी। ए का पश्चिम किधर होगा? ये इधर तो पूर्व हो जाएगा, इधर ही पश्चिम होगा। पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर हमें जाना है, तो हम बी पर पहुंच जाएंगे। ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा 40 मीटर हो जाएगा। देखिए, ये दूरी से आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आंसर देखिए, आंसर दूरी कुछ नहीं पूछ रहा है, केवल आपको दिशा बतानी है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर पे है। देखिए, सी पर जाने के लिए आपको बी का उत्तर ऊपर होगा ना, तो बी का उत्तर 30 मीटर जाइए आप, 30 मीटर फिर आप गए तो आप पहुंच गए सी पर। ठीक है, इसके बाद क्या है? अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। सी का ठीक पश्चिम कौन सा होगा? सी का पश्चिम इधर ही होगा, ये भी 40 मीटर पे है, तो ये आप कहाँ पहुँच गए? वाई पर पहुँच गए, यही आपका विद्यालय है और ये आप हैं। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? विद्यालय के सापेक्ष, ये यहाँ विद्यालय लिखा है, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? आपको पूछ रहा है विद्यालय के सापेक्ष आपको बताना है। अगर आप घर के सापेक्ष बता दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक बात है, यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछ किसके सापेक्ष रहा है? विद्यालय के सापेक्ष, तो हम देखेंगे विद्यालय, आपका वाई विद्यालय है, यहाँ देखिए वाई आपका विद्यालय है और आप क्या हैं? एक्स पर आप हैं, तो विद्यालय से आप देखोगे एक्स कहाँ है, तो देखिए यहाँ आप डायरेक्शन बना लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे डायरेक्शन बनाओगे, एक्स दिशा आपकी यहाँ आ रही है, तो ये आपका क्या है? दक्षिण है, और ये आपका क्या है? पूरब है। ठीक,
तो पूरब और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? दक्षिण पूर्व होगी ना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार आप रफ कॉपी लेके जरूर लगाइएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, दक्षिण और पूर्व। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो हमारे पूछे गए थे जुलाई 2019 में, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझे होंगे तो ये क्लास आपको हेल्प करेगी, नहीं तो आपको पेपर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक तो कर ही सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है SB3011, आप टेलीग्राम पे सर्च मारोगे तभी मेरा चैनल आ जाएगा, आप जुड़ सकते हो। कमेंट में अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट को लिया जाएगा, ठीक बात है। पहले आप देखिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पहले आप जाइए, मैंने सीरीज़ बनाई हुई, ज़्यादा सीरीज़ नहीं है, बस 10-11 क्लास है। 10-11 क्लास में हमने पूरा सिलेबस CBS का कराया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से बताओगे, हम दोबारा क्लास कोई बना देंगे, आपको समझा देंगे, आपके डाउट क्लास जो भी होंगी, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कल हम करेंगे, हमने जुलाई 2019 का पेपर किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, दिसंबर 2019 का पेपर करेंगे, ठीक। अगर आप 5 पेपर 5 सेट भी अगर 10 बार लगा लोगे तब भी आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। हम कम से कम आपको 5 सेट तो करवा ही देंगे EVS का, इसलिए आपका EVS पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ही हम CDP करेंगे। 5 सेट आपको लगवा देंगे, ठीक है। आप 5 सेट जो है बार बार लगाइएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर आपके पास सेट होगा तो आप वैसे ही लगाइएगा। उसके बाद देखिए आपके नंबर कितने आ रहे हैं, देखिए कमेंट में हमें ज़रूर ये बताइएगा कि आपके नंबर आए कितने हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक आप क्लास को दोबारा से देख के जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो दोबारा से प्ले करके देखिएगा।